प्रथम वर्ष राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों, आपका इस कक्षा में स्वागत है। मैंने आपको पिछली कक्षा में राजनीति विज्ञान जो आपका विषय है प्रथम वर्ष का, उसमें आपको दो पेपर बताए थे और दोनों पेपरों के सिलेबस लिखवा दिए थे, सिलेबस करवा दिए थे। मैंने आपको ये भी बताया था कि मैं डॉक्टर गेब्रियल खान से आचार्य राजनीति विज्ञान राजकीय महाविद्यालय अजमेर आपको द्वितीय प्रश्न पत्र सेकंड पेपर प्रमुख भारतीय राजनीतिक विचारक रिप्रेजेंटेटिव इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स, प्रमुख भारतीय राजनीतिक विचारक रिप्रेजेंटेटिव इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स पढ़ाऊँगा। इसमें जो पहला विषय है या पहला विचारक है या पहला थिंकर है वो है मनु। तो आज हम मनु के बारे में करेंगे कि मनु कौन थे और उनकी रचना का क्या नाम है और उन्होंने क्या क्या कार्य किए। तो सबसे पहले मनु कौन थे? मनु कौन थे? ऐसा माना जाता है कि शतपथ ब्रह्मांड में एक जल प्लावन की घटना हुई थी। जल प्लावन क्या होता है? चारों तरफ पानी ही पानी। जल प्लावन की घटना हुई थी जिसमें सब कुछ खत्म हो गया था, सब कुछ समाप्त हो गया था। उसमें मनुष्यों में केवल मनु ही शेष बचे थे। जितने भी मनुष्य थे उसमें केवल मनु ही शेष बचे थे और ये मनु ही भावी सभ्यता के सूत्रधार बने। ऐसा माना जाता है कि सभी मनुष्य समाप्त हो गए थे और केवल मनु ही शेष बचे थे जो कि आगे आने वाली सभ्यता, भावी सभ्यता के सूत्रधार बने। ये था मनु का परिचय। अब आता ये ऐसा भी माना जाता है कि ये मनु ही मनुस्मृति के रचनाकार थे। मनुस्मृति जो कि इनकी किताब का, इनकी रचना का नाम है मनुस्मृति। मनु की रचना का नाम है मनुस्मृति। तो ये मनु ही मनुस्मृति के रचनाकार थे। ऐसा माना गया कि मनु ही मनुस्मृति के रचनाकार थे। अब मनुस्मृति की रचना के विषय, मनुस्मृति की रचना कब हुई? मनुस्मृति की रचना के विषय में विद्वान एक मत नहीं है। विद्वान ये मानते हैं या विद्वान अलग अलग समय इसकी रचना का बताते हैं। कोई भी विद्वान इसमें एक मत नहीं है। विद्वान कहते हैं कि अलग अलग समय में इसकी रचना हुई थी। जैसे कि अलग अलग समय में इसकी रचना हुई थी, जैसे कि विनय कुमार सरकार, डॉक्टर विनय कुमार सरकार, एक विद्वान हुए डॉक्टर विनय कुमार सरकार, मनुस्मृति को 150 वर्ष पूर्व ईसा का ग्रंथ मानते हैं। वो ये मानते हैं कि मनुस्मृति ईसा से 150 वर्ष पूर्व का ग्रंथ है। 150 वर्ष पूर्व ईसा का पूर्व का ग्रंथ मानते हैं। ईसा से 150 वर्ष पूर्व का ग्रंथ मानते हैं डॉक्टर विनय कुमार सरकार। इसी प्रकार डॉक्टर सोलेटो, एक विद्वान हुए डॉक्टर सोलेटो ने मनुस्मृति की रचना का समय 1900 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व बताया है। 1900 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व बताया है। मतलब पहले विद्वान जो आए डॉक्टर विनय कुमार सरकार, उन्होंने 150 वर्ष ईसा पूर्व बताया और दूसरे विद्वान जो आए सोलेटो, डॉक्टर सोलेटो, उन्होंने क्या कहा? ये मनुस्मृति की रचना 1900 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व के बीच हुई थी। इसी प्रकार मैक्स मुलर, एक और विद्वान हुए मैक्स मुलर, उन्होंने मनुस्मृति के बारे में बताया कि मनुस्मृति ईसा के पश्चात 4वीं शताब्दी के किसी समय की रचना है। ईसा के पश्चात 4वीं शताब्दी, ईसा के पश्चात जो 4वीं शताब्दी थे उस समय की रचना है। ये उस समय की रचना है। ये कौन बता रहे हैं? डॉक्टर मैक्स मुलर। मनुस्मृति ईसा के पश्चात 4वीं शताब्दी के बाद किसी समय की रचना है। 4वीं शताब्दी के बाद ये किसी भी समय की रचना है। मतलब ये 4वीं शताब्दी के बाद अपने अस्तित्व में आई मनुस्मृति। परंतु उनके निकटतम शिष्य, उनके जो निकटतम शिष्य थे, परंतु उनके निकटतम शिष्य एवं उनके ग्रंथ के संपादक और अनुवादक, उनके ग्रंथ के संपादक और अनुवादक जॉर्ज बुलर का मानना है कि, जॉर्ज बुलर क्या मानते थे? जॉर्ज बुलर का मानना है कि मनुस्मृति ईसा के पश्चात 2री शताब्दी में निश्चित रूप से अपने अस्तित्व में थी। उनके जो निकटतम शिष्य हैं और उनके ग्रंथ के अनुवादक
और संपादक जॉर्ज वूलर का मानना था कि मनुस्मृति ईसा के पश्चात दूसरी शताब्दी में निश्चित रूप से अपने अस्तित्व में थी। ईसा के पश्चात दूसरी शताब्दी में निश्चित रूप से अपने अस्तित्व में थी। और डॉक्टर बेनी प्रसाद मनुस्मृति की रचना के बारे में ये कहते हैं कि जॉर्ज वूलर, जो कि उनके ग्रंथ के संपादक और अनुवादक और उनके निकटतम शिष्य हैं, उनका ही समय सही लगता है, उनका ही समय सही प्रतीत होता है या व्यवहारिक माना जा सकता है। उन्होंने जो समय दिया है कि दूसरी शताब्दी में अपने अस्तित्व में थी, उसी को ही व्यवहारिक माना जा सकता है। ये था मनुस्मृति के विषय के बारे में विद्वानों के मत। विद्वान मनुस्मृति के विषय के बारे में अलग अलग अपनी राय देते हैं। अब आता है मनुस्मृति की विषय वस्तु। मनुस्मृति की विषय वस्तु मूल रूप से मनुस्मृति राजनीतिक प्रकृति का ग्रंथ नहीं है। राजनीतिक प्रकृति का ग्रंथ नहीं है, यह सामाजिक प्रकृति का ग्रंथ भी है। सामाजिक प्रकृति का ग्रंथ भी है क्योंकि इसमें समाज से संबंधित सभी पक्षों का चित्रण किया गया है। समाज से संबंधित जितने भी पक्ष हैं उनका इसमें चित्रण किया गया है, उनको इसमें बताया गया है। तो ये केवल राजनीतिक प्रकृति का ग्रंथ ही नहीं है, इसमें सामाजिक पक्ष को भी चित्रित किया गया है। सामाजिक व्यवस्था के सारे पक्षों को चित्रित किया गया है, सारे पक्ष लिए गए हैं। मनुस्मृति 12 अध्यायों में विभाजित है। मनुस्मृति कितने अध्यायों में विभाजित है? 12 अध्यायों में विभाजित है। 12 अध्याय हैं मनुस्मृति के। तो कौन कौन से 12 अध्याय हैं? 12 अध्याय में विभाजित। पहले अध्याय में पहला जो अध्याय है वो किससे रिलेटेड है, किससे संबंधित है? पहला अध्याय संसार व विभिन्न प्राणियों की उत्पत्ति से संबंधित है। पहला अध्याय क्या कहता है? संसार व विभिन्न प्राणियों की उत्पत्ति। पहले अध्याय में लिया गया संसार व विभिन्न प्राणियों की उत्पत्ति। दूसरे अध्याय में संस्कार विधि, ब्रह्मचर्य, व्रत विधि और गुरु के प्रति अभिवादन कौन कौन से लिए गए? दूसरे अध्याय में संस्कार विधि, ब्रह्मचर्य, व्रत विधि, व्रत किस प्रकार रखा जा सकता है, व्रत विधि, और गुरु के प्रति अभिवादन, गुरु के प्रति अभिवादन आदि को सम्मिलित किया गया है, आदि लिए गए हैं। तीसरे अध्याय में ब्रह्मचर्य की समाप्ति। तीसरे अध्याय में क्या है? ब्रह्मचर्य की समाप्ति। चौथे अध्याय में ग्रस्त आदि के नियमों को सम्मिलित किया गया है। चौथे अध्याय में ग्रस्त आदि के नियमों को सम्मिलित किया गया है। पांचवें अध्याय में मनुष्य द्वारा शुद्ध रहन सहन सुनिश्चित करने के नियमों को सम्मिलित किया गया है। मनुष्य द्वारा शुद्ध रहन सहन को सुनिश्चित करने के नियमों को लिया गया है। छठे अध्याय में वानप्रस्थ एवं संन्यास आश्रम, अभी हम जब सामाजिक व्यवस्था में जाएंगे तो ये सब करेंगे। वानप्रस्थ एवं संन्यास आश्रम। सातवें अध्याय में मुकदमों के निर्णय व कर ग्रहण, मुकदमों के निर्णय व कर ग्रहण। आठवें अध्याय में क्या लिया गया? न्यायालयों में साक्ष्य की प्रक्रिया, न्यायालयों में साक्ष्य की प्रक्रिया। आठवें अध्याय में क्या लिया गया? न्यायालयों में साक्ष्य की प्रक्रिया। नवें अध्याय में वैवाहिक जीवन से संबंधित विधि। नवें अध्याय में क्या है? वैवाहिक जीवन से संबंधित विधि, संपत्ति का विभाजन, अपराधों का निवारण। अपराधों का निवारण किस प्रकार किया जाएगा? अपराधों का निवारण तथा वैश्य व शूद्र के अपने धर्म में अनुष्ठान का, वैश्य व शूद्र के अपने धर्म में अनुष्ठान को सम्मिलित किया गया है 9वें अध्याय में। 10वें अध्याय में विभिन्न जातियों की उत्पत्ति। 10वें अध्याय में क्या है? विभिन्न जातियों की उत्पत्ति एवं
आपत्ति काल में मनुष्य के कर्तव्यों का विवरण किया गया है। क्या क्या किया गया है 10वें अध्याय में? विभिन्न जातियों की उत्पत्ति एवं आपत्ति काल में मनुष्य के कर्तव्यों का विवरण किया गया है 10वें अध्याय में। 11वें अध्याय में पापों की निवृत्ति की विधि, किस प्रकार पापों को दूर किया जा सकता है, पापों की निवृत्ति की विधि। और अंतिम 12वें अध्याय में क्या किया गया है? मानवीय गुण, दोष, नैतिक मूल्यों आदि से संबंधित नियमों का विवेचन किया गया है। 12वां अध्याय जो लास्ट अध्याय है उसमें क्या किया गया है? उसमें क्या दिया गया है? मानवीय गुण, दोष, नैतिक मूल्यों आदि का विवेचन किया गया है। ऐसे मूल्य, नैतिक मूल्यों का विवेचन किया गया है 12वें अध्याय में। अब आता है, ये थे इसके मनुस्मृति की विषय वस्तु। मनुस्मृति को 12 अध्याय में विभाजित किया गया। मनुस्मृति 12 अध्याय में विभाजित है। अब आता है नेक्स्ट हेडिंग जो आता है वो आता है राज्य की उत्पत्ति। राज्य की उत्पत्ति के बारे में मनु के क्या विचार हो सकते हैं? मनु ने राज्य के दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत मतलब ईश्वर द्वारा उत्पन्न होना, दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। मनु ऐसा मानता था कि संसार में बलवानों के डर से प्रजा में असुरक्षा व्याप्त हो गई थी। प्रजा में असुरक्षा व्याप्त हो गई थी, जिसके कारण ईश्वर ने राज्य अथवा राजा की सृष्टि की। राज्य अथवा राजा की सृष्टि की। ये तो राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में मनु दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन करता है। मनु ने कहा कि क्योंकि पूरे संसार में बलवानों के डर से प्रजा में असुरक्षा व्याप्त हो गई थी, जो कमज़ोर थे उनमें असुरक्षा व्याप्त हो गई थी, जिसके कारण ईश्वर ने राजा अथवा राज्य की सृष्टि की। ये था राज्य की उत्पत्ति के बारे में मनु के विचार। नेक्स्ट जो हेडिंग आता है वो आता है संप्रभुता का आधार, धर्म व दंड। संप्रभुता का आधार, धर्म व दंड कल करेंगे।